वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 1 सितंबर 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान के बारे में, भारत सीरीज, कोविड वेव के बारे में, टोक्यो पैरालंपिक, श्रीला भक्ति वेदांत जी के बारे में, इंडो तालिबान टॉक के बारे में, बद्री 313, आईएईए और केंद्र पारा क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान से। दरअसल ये जो जलवायु परिवर्तन है, इसके कारण मुंबई प्रतिवर्ष प्रभावित होता है। आप इन तस्वीर में देख सकते हैं किस प्रकार जलवायु परिवर्तन के कारण मुंबई में जो वर्षा है उसकी मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ गई। इसी कारण से बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक एक्शन प्लान लाया गया, जिसके लिए उसने ड्राफ्ट भी तैयार किया है, मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान। यानी कि मुंबई को जलवायु परिवर्तन से बनाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार कर रहा कौन? बीएमसी। इस एक्शन प्लान में बीएमसी ने 6 क्षेत्र पर अपना जो ध्यान केंद्रित किया है। पहला है सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो कचड़ों का जो प्रबंधन होता है उसे यहाँ पर प्रबंधित किया जाएगा। दूसरा है अर्बन ग्रीनिंग एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो मुंबई शहर है उसे ग्रीनिंग करना, यानी कि हरितीकरण करना, और बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को यहाँ बढ़ावा देना। इसके अलावा जो तीसरा है वह फ्लड से संबंधित है, क्योंकि वर्षा के कारण आप देखते हैं प्रतिवर्ष मुंबई के जो सड़कें हैं वो जाम हो जाती है, लोग का जीवन जो है प्रभावित होने लगता है। इसी कारण अर्बन फ्लडिंग और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। इसके बाद है बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी, एयर क्वालिटी और सस्टेनेबल मोबिलिटी। तो इन 6 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके इस एक्शन प्लान को बनाया गया है। हम जानते हैं कि ये जो एक्शन प्लान बनाने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। पहला तो जलवायु परिवर्तन, लेकिन ये अचानक ऐसा एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल इसके लिए वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी कि WRI के द्वारा एक जो स्टडी कंडक्ट किया गया था, इसमें उसने कहा कि जो मुंबई है उसे 2 समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कौन? पहला है यहाँ का जो तापमान है वह बढ़ रहा है, और दूसरा है इस तापमान बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सट्रीम रेन हो रहा है, यानी कि जो वर्षा की मात्रा होनी चाहिए उससे काफ़ी अधिक वर्षा हो रही है, जिस कारण से यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है ये बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये तो पहला हुआ, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ये स्टडी कंडक्ट किया है। दूसरा, हाल ही में हमने पढ़ा था IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, उसके द्वारा 6ठा जो रिपोर्ट है उसका पार्ट 1 जो है जारी किया गया था। इसे आपने नहीं देखा तो इसे आप ज़रूर देखिएगा। तो इसमें उसने कहा था कि जो 12 कोस्टल एरियाज है, यानी कि जो हमारे भारत के 12 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं और जो 12 कोस्टल शहर हैं, तो इसमें जो है यहाँ की जो समुद्र स्तर है वो बढ़ने वाली है। अगले 3 दशक में यहाँ का जो समुद्र का जल स्तर है 0.1 मीटर से 0.3 मीटर तक ये जो है बढ़ जाएगा। अब जो मुंबई है वो समुद्र के पास है, अरब सागर के पास। अगर यहाँ पर लेवल बढ़ता है समुद्र का तो ये जो मुंबई है यह भी यहाँ पर प्रभावित होगा। इसलिए ये जो पहला स्टडी किया गया वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, और दूसरा है ये जो IPCC के द्वारा जो चेतावनी जारी की गई, इसके आधार पर BMC के द्वारा मुंबई को क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, उससे बचाने के लिए एक क्लाइमेट एक्शन जो प्लान है उसे लाया जा रहा है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है क्यों लाया गया, दरअसल ये जो C40 यानी कि जो वर्ल्ड के जो मेयर होते हैं उसमें भारत के 2 शहर ने भाग लिया था पिछले बार दिसंबर 2020 में जब यह हुआ था। तो एक तो था मुंबई और दूसरा था दिल्ली। तो ये जो मुंबई और दिल्ली जो है C40 सिटीज़ जो ग्रुप है मेयर का, इसमें वह शामिल हुआ है। तो यहाँ पर जो एक्शन प्लान लाएंगे उसी को यहाँ पर भी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसीलिए ये जो क्लाइमेट एक्शन प्लान लाया गया इन सबको ध्यान में, पहला कौन? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, दूसरा IPCC और तीसरा है C40। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है BH सीरीज। BH का अर्थ है भारत, यानी कि भारत सीरीज के बारे में क्या है। अभी आपने देखा होगा कोई आपके पास वाहन है, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आपका जो है ट्रांसफ़र हो गया उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में, राजस्थान में, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका ट्रांसफ़र होता है। तो आप वहाँ पर वाहन ले जाते हैं तो वहाँ पर अलग से आपको चार्ज देने होते हैं, क्योंकि स्टेट वहाँ पर बदल जाता है। तो इसके कारण आपको वहाँ भी चार्ज देने पड़ते हैं, रोड टैक्स आदि वगैरह देने पड़ते हैं। यानी यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाते हैं तो वहाँ पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि मान लीजिए दिल्ली का आपके पास कोई कार है और आप उसे उत्तर प्रदेश ले गए, तो यहाँ पर पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा दिल्ली के द्वारा। इसके बाद आप उसे जमा करेंगे, तब जाकर के आपको यूपी का
नंबर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अनस्टेट का, तो इसमें काफ़ी सारे परेशानी होते हैं, इसके बाद चार्जेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा एक BS सीरीज यानी कि भारत सीरीज लाया जा रहा है। यानी कि जो आपके नंबर प्लेट होंगे वो किसी स्टेट से नहीं होंगे, बल्कि उस पर BH लिखा होगा। यानी कि ये जो भारत, इसे ऐसा नहीं कि ये थोपा जाएगा, बल्कि ऑप्शनल होगा, आप इसे ले भी सकते हैं और नहीं भी। आगे हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी खासियत है। तो आपने समझा ये भारत सीरीज क्या है, या एक प्रकार से लोगों को परेशानी से बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा किया गया एक पहल है। इसमें एक और प्रावधान है, जैसे कि ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसके तहत जो अंडर सेक्शन है 47, उसमें क्या प्रावधान है कि कोई वाहन दूसरे स्टेट में ले जाते तो आपको 12 महीने के अंदर में आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन यानी कि पुनः पंजीकरण करवाना होता है। लेकिन नया सिस्टम क्या है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये जो नया सिस्टम है वो 15 सितंबर से वह लागू हो जाएगा। इसमें प्रावधान क्या है कि नंबर जो होगा वो BH लिखा होगा, यानी कि BS सीरीज रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा ये जो नंबर आप लेंगे यह पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसी के आधार पर यहाँ पर आपको नंबर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो लाल फीता स्याही जो होती है वह प्रचलन भी धीरे धीरे यहाँ पर खत्म हो जाएगा और ये लागू हो जाएगा इस वर्ष 15 सितंबर से। इसमें जो 47 रूल है इसमें भी प्रावधान यानी कि संशोधन किया गया। जैसे कि अभी ऊपर आपने पढ़ा कि अंडर 40 सेक्शन जो है 47 के तहत क्या है कि एक वर्ष के अंदर में यानी कि 12 महीने के अंदर में आपको पुनः पंजीकरण कराना होता है अगर आप एक वाहन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह संशोधन किया गया और कहा गया कि जो BS रजिस्ट्रेशन होंगे यानी कि जो भारत सीरीज का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसे अन्य राज्यों में ले जाने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। यानी कि कोई अब ज़रूरत नहीं है कि एक स्टेट से मान लीजिए DL का है और उसे बिहार में लाया जा रहा है तो DL से BH करने की कोई आवश्यकता नहीं है बिहार। तो यहाँ पर अब जो BH लिखाएगा वही आपका पूरे देश में मान्य होगा, यानी कि बार बार रजिस्ट्रेशन से इससे छुटकारा भी मिलेगा। लेकिन इसमें एक और दिक्कत है कि इसमें एलिजिबल कौन होंगे, है ना, क्योंकि सभी को ये नहीं दिया जाएगा। इसमें जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर यूनिट के एम्प्लॉय, इसके अलावा वो प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉय होंगे जिनकी कंपनियां कम से कम 4 राज्य या उससे अधिक में स्थापित हो। यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए टाटा तो वैसे पूरे इंडिया में है, वर्ल्ड में भी है, तो एक छोटा सा कंपनी है तो उसके अगर 4 से अधिक राज्यों में है तभी उसके एम्प्लॉय जो है वो इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। इसके लिए उनके पास फॉर्म 16 होनी चाहिए, एक ID प्रूफ जो भी हो, आधार, वोटर ID दे सकते हैं, और जो वेरिफिकेशन किया जाएगा यानी कि ऑनलाइन जो दाखिल किया जाएगा तो उसे वेरिफिकेशन स्टेट अथॉरिटी के द्वारा ही किया जाएगा। और BH रजिस्ट्रेशन भी दिया जाएगा कंप्यूटर बेस, एक रैंडमली दिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा रैंडमली जनरेट किया जाएगा उसके नंबर को। अब यहाँ पर एक और दिक्कत यहाँ पर टैक्स का, यानी कि जो टैक्स इशूज हैं उसे भी यहाँ पर देखना होगा। अभी क्या है, अभी अगर आप वाहन लेते हैं नया वाहन तो अभी आपको 15 वर्ष का रोड टैक्स ले लिया जाता है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें आपको 2 वर्ष का अतिरिक्त यहाँ पर टैक्स जो है लिया जाएगा। उसके बाद जो है 15 वर्ष का, यानी कि आपको टैक्स यहाँ पर 2 साल का और यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। और उसमें टैक्स लिया कैसे जाएगा, मान लीजिए ये जो गाड़ी है 10 लाख से कम की है, मान लीजिए आपने कोई वाहन लिया, उसका जो प्राइस है वो 10 लाख से कम है, तब उस पर जो चार्ज होगा 8%। इसके बाद अगर 10 से 20 लाख का है तो 10%, और अगर 20 लाख से ऊपर की गाड़ी है तो 12% ये चार्ज होगा। इसके अलावा जो डीजल व्हीकल होंगे उस पर 2% अतिरिक्त चार्ज लगेंगे, और अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है तब उस पर 2% कम चार्ज लगेंगे। तो यह है BS सीरीज़ के बारे में। इसमें जो नंबर आप देख सकते हैं इस प्रकार के दिए जाएंगे, जैसे कि ये 21 BH 2345A है, तो यहाँ पर इस प्रकार से होंगे। यानी कि 21 जो है ये क्या होगा, ये मैन्युफैक्चर ईयर होगा, यानी कि आपने ये जो कार जिस समय बना है या फिर आपने जिस समय खरीदा है, यानी कि 2021 में आपने कार खरीदा है तो ये यहाँ पर 21 लिखा होगा। और अगले यानी कि अगले वर्ष आप 2022 में लेंगे तब यहाँ पर 21 की जगह 22 लिखा होगा। इसके अलावा ये BH होगा, ना कि DL, UP, BR ये सब नहीं होगा, यहाँ BH लिखा होगा, यानी कि भारत लिखा होगा। और ये तो 4 नंबर हो गए, और ये हो जाएंगे अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ाबेट जो डिजिट होते हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। तो इस प्रकार से जो आप अगर BH वाला ऑप्शन करते हैं यहाँ पर विकल्प के रूप में है तो उसे चुनते हैं तो आपको यह नंबर इस प्रकार से दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
कोविड वेव के बारे में। दरअसल वैज्ञानिकों की एक टीम के द्वारा कहा गया कि ये जो है कोविड-19 का जो पीक है फिर से आने वाला है अक्टूबर नवंबर में। लेकिन इस वर्ष जो है इनके जो थर्ड वेव जो आने वाला है इसमें जो मामले आएंगे 1 लाख पर डे होगा। लेकिन आपने देखा होगा ये जो सेकेंड वेव आया था उस समय 4 लाख पर डे केसेज आते थे, लेकिन इस समय इससे थोड़े कम आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन भी तो किया गया ना, कई लोगों ने यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन करवा लिया अपना। तो आप भी नहीं करवाएं तो उसे ज़रूर करवाइए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टोक्यो पैरालंपिक में भारत के द्वारा किए गए प्रदर्शन को देखेंगे। पहला है शरद कुमार के बारे में। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है हाई जंप में। शरद कुमार को दिया गया ब्रॉन्ज मेडल हाई जंप के लिए। इसके अलावा सिंहराज अढ़ाना है जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में यानी कि एयर पिस्टल जो होते हैं उसमें ब्रॉन्ज जीता है। तो यहाँ पर दो लोगों ने, शरद कुमार और सिंहराज अढ़ाना ने ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद है सुमित अंतिल के बारे में। ये जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। यानी कि अभी आपने देखा था ओलंपिक यानी टोक्यो ओलंपिक, पैरालंपिक नहीं, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में जीता था। इसके बाद पैरालंपिक में यह जीतने वाले व्यक्ति बन गए। इनसे पहले एक और व्यक्ति हैं देवेंद्र झांझरिया जिन्होंने 2004 और 2016 में भाला फेंक जो होते हैं उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। और अभी जो देवेंद्र झांझरिया इस जो पैरालंपिक हो रहा है टोक्यो पैरालंपिक, इसमें उन्होंने सिल्वर भी जीता है। तो ये जो है सुमित अंतिल गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है मरियप्पन थंगावेलु के बारे में। दरअसल इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है हाई जंप में। इन्होंने 2016 में यानी कि रियो ओलंपिक जो हुआ था, रियो पैरालंपिक, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इस बार इन्होंने मरियप्पन थंगावेलु ने जो सिल्वर मेडल है उसे जीता है। नेक्स्ट टॉपिक है श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रबुद्ध पद जी। दरअसल आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनके 125वें बर्थ एनिवर्सरी पर 125 रुपये का कॉइन जारी किया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न छोटे एग्जाम में जैसे पीसीएस वगैरह में काफ़ी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से सिक्के किन के नाम पर जारी किए गए हैं। तो ये जो कॉइन है 125 रुपये का इनके नाम से जारी किया जाएगा। इनका 125वां बर्थ एनिवर्सरी है आज 1 सितंबर को। इनका जन्म जो हुआ था 1 सितंबर 1896 को कोलकाता में हुआ था और इनका देहांत 14 नवंबर 1977 को हुआ। यह काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि यह वैष्णव भक्ति से संबंधित एक महान गुरु माने जाते हैं। इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी, यानी कि इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। इन्हें 1966 में स्थापित किया गया था न्यूयॉर्क में। यानी कि इस्कॉन जो है उसे न्यूयॉर्क में 1966 में स्थापित किया गया था इनके द्वारा, श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। ये इस्कॉन जो है न सिर्फ मंदिर का कार्य करता है बल्कि यह श्रीमद् भगवद गीता जो है उसे और अन्य जो वैदिक लिटरेचर है उन सबको 89 लैंग्वेज में यह छापता भी है। इसके अलावा यह विश्व भर में जो वैष्णव संप्रदाय है उससे संबंधित ये विचार को फैलाता भी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडो तालिबान टॉक के बारे में। दरअसल यह अच्छी बात है कि भारत और तालिबान के जो नेता हैं उनके बीच अब वार्ता शुरू हो रही है धीरे धीरे। अभी जैसे कि दोहा में हमारे जो ऑफिसर्स हैं यानी कि इंडियन एम्बॉय है दीपक मित्तल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और वहाँ तालिबान के जो पॉलिटिकल कौन है, मोहम्मद अब्बास अस्तनगजाई, कल भी हम इनके बारे में देखा था। तो इन दोनों के बीच अब मुलाकात हुई है और इसमें जो है भारत के द्वारा कहा गया कि ये जो मुलाकात हुई है यह तालिबान के रिक्वेस्ट पर किया गया है। और इसमें भारत ने जो रखी है बात कौन कौन सी, जैसे कि आतंकवाद और हमारे जो भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए। इसके अलावा भारत ने और भी मुद्दे रखे जैसे कि पाकिस्तान यहाँ पर आतंकवाद का प्रयोग ना करे, जैसे कि लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद आदि जो है यहाँ पर अपना जो गढ़ बनाने का प्रयास कर रहे। तो इन पर वार्ता हुई और अच्छी बात की है इन सब मुद्दों पर अब भारत जो है तालिबान के साथ वार्ता कर रहा है। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट तो बद्री तेरसा ये 313 यूनिट क्या है। सोशल मीडिया पर आप ये तस्वीर जरूर देख रहे होंगे। इस प्रकार की तस्वीर तालिबान के द्वारा फैलाया जा रहा है और इसे नाम दिया गया बद्री 313 यूनिट। दरअसल ये जो 313 यूनिट है वैसे तो क्लैरिफाई नहीं किया गया है, लेकिन विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया है कि ये जो बद्री 313 है
दरअसल 1400 वर्ष पूर्व इनके जो गुरु हैं, इनकी मोहम्मद साहब, उनके द्वारा अपने 313 सेनाओं को लेकर के अपने दुश्मन को हराया गया था। इनकी 313 यानी कि 313 इनके लिए एक तरह से पवित्र माना जाता है। इसलिए ये जो है अपने संख्या को, यानी कि तालिबान जो स्पेशल फोर्सेज है उनका नाम रखा गया है बदरी 313, क्योंकि ये जो बद्र का जो युद्ध हुआ था ये 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद साहब के बीच और अन्य उनके दुश्मनों के बीच किया गया था, जिसमें मात्र 313 ये जो इनके सेना थे इनके साथ मिलकर के मोहम्मद साहब यहाँ पर विजय प्राप्त किए थे, इसलिए बदरी 313 नाम रखा गया है, ऐसा विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया, हालांकि अभी क्लियर नहीं किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है IAEA के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। दरअसल इसके द्वारा कहा गया कि नॉर्थ कोरिया फिर से जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टार्ट कर रहा है। इसके द्वारा कहा गया IAEA के द्वारा। IAEA क्या है? एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्वक रूप से बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसे बनाया गया था 29 जुलाई 1957 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। इसे कब बनाया गया था? 29 जुलाई 1957 को। इसके बारे में और बात करें तो इसका उद्देश्य क्या होता है? पहले तो आपने देखा कि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि जो परमाणु ऊर्जा है उसका शांतिपूर्वक उपयोग करना। इसके अलावा दूसरा है ये जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं इसका उपयोग मिलिट्री के द्वारा ना किया जाए, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा इसकी स्थापना कब की गई थी? ये जो है एक प्रकार से स्वायत्त निकाय है, यानी कि स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी यह जो है अपना रिपोर्ट एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंपता है, और दूसरा जो रिपोर्ट है UNSC यानी कि सुरक्षा परिषद को भी यह अपना रिपोर्ट सौंपता है। हालांकि यह स्वायत्त है, यानी कि स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी यह इन दोनों को अपना रिपोर्ट सौंपता है। इसके अलावा IAEA का 2 रीजनल ऑफिस भी हैं। पहला जो है कनाडा के टोरंटो में और दूसरा है जापान के टोक्यो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रपाड़ा के बारे में। दरअसल केंद्रपाड़ा 29 अगस्त 2021 को भारत का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट बन गया है, जिला बन गया है, जहाँ पर ये जो क्रोकोडाइल के तीनों प्रजाति यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि जो मगरमच्छ होते हैं उनके तीनों प्रजाति यहाँ पर पाए जाने वाला एकमात्र डिस्ट्रिक्ट बन गया है केंद्रपाड़ा। ऐसा कैसे हुआ? दरअसल पाइका जो रिवर है वहाँ पर मछुआरे को द्वारा मछली मारा जा रहा था, लेकिन उनके जो जाल है उसमें एक बेबी घड़ियाल फंस गया, घड़ियाल। तो इसी कारण से पहले तो यहाँ पर 2 थे, और इसके बाद तीसरा घड़ियाल मिलने के बाद अब जो है केंद्रपाड़ा में ये 3 प्रकार के जो पाए जाते हैं मगरमच्छ वो यहाँ पर अब शामिल हो गया है। ये जो इसमें शामिल कौन कौन होते हैं? 3। एक तो पहला फ्रेश वाटर घड़ियाल हो जाता है, जो कि यहाँ उड़ीसा के सतकोसिया के पास पाया जाता है, महानदी। इसके अलावा मगरमच्छ और सॉल्ट वाटर यानी कि खारे पानी का जो कच्छ मगरमच्छ है वह भीतरकनिका नेशनल पार्क में पाए, और ये भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह केंद्रपाड़ा के पास ही है। तो ये है, इससे संबंधित उल्लेखनीय है कि घड़ियाल और सॉल्ट वाटर के कंजर्वेशन के लिए उड़ीसा में 1975 में प्रोग्राम भी शुरू किया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस संबंधित एक टॉपिक तो नहीं है, बस नोट है कि इसका जो MCQ होगा वो आज शाम 7 बजे टेलीग्राम पर दिया जाएगा, तो इसे आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।